विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। आज का हमारा ये एपिसोड काफी अहम है क्योंकि आज अपने इस कार्यक्रम में हम कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़े उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आजकल तमाम लोगों के मन में चल रहे हैं और जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI के तहत कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया साइंस चैनल में। डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं सवालों और जवाब का सिलसिला। डॉक्टर साहब, इस वक्त देश में 3 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिली है, अभी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V। इसके अलावा अभी और ऐसी कितनी वैक्सीन हैं जो अगले कुछ समय में, अगले कुछ महीनों में हम कहें हमारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती हैं? ये एक यूं कहना चाहिए कि खुशखबरी के तौर पे और एक गुड न्यूज़ की तरह आपने सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगले, ऐसा लगता है कि इस महीने के आखिर तक हमारे पास दुनिया की पहली DNA वैक्सीन जो पूर्णतः भारत में विकसित हुई है, कैडिला जाइडस की वैक्सीन, वो आ जानी चाहिए। उसके बाद आपने बायोलॉजिकल ई के बारे में सुना होगा पिछले 2-3 दिनों में, जिनको एडवांस पैसा भी दिया गया है। ये सब यूनिट या प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कही जाती है और बहुत जो इसके शुरुआती जो ट्रायल के रिजल्ट्स हैं वो बहुत उत्साहित करने वाले हैं और ये ऐसा लगता है कि सितंबर तक ये वाली वैक्सीन भी आ जाएगी। तीसरा, हमारी अपनी mRNA वैक्सीन, हम लोग फाइजर और मॉडर्ना की तरफ से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन हमारी अपनी भारतीय mRNA वैक्सीन भी सितंबर तक आ जानी चाहिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे 2 से 8 डिग्री के बीच में उसको सुरक्षित रखा जा सकता है और वो आ जानी चाहिए। इसके अलावा 2 वैक्सीन ऐसी जो लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान में बनाई जा रही हैं, एक नोवावैक्स करके है जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले बना रहे हैं, ये भी बहुत जल्दी होना चाहिए, और दूसरा जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन है। तो अगर आप देखेंगे तो भारत एक यूनिक से पोजीशन में है। एक ऐसा कंट्री होगा जहां पर 6, 7, 8, कम से कम 6 तरह की वैक्सीन्स हमारे लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी और इससे ये कोशिश की जा रही है कि जुलाई के दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद में प्रचुर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हों, क्योंकि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की जो क्षमताएं हैं उसको कई गुना बढ़ाया जा रहा है और महीने में 30 से 35 करोड़ डोजेज अगर हमें मिलने लगेंगी, ऐसा लगता है कि अगस्त में, तो रोजाना 1 करोड़ व्यक्तियों को टीका लगाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन की एफिकेसी जो है या प्रभावकारिता जिसको कहते हैं, उसको लेकर भी काफी बात होती है। ये जो तमाम वैक्सीन आपने बताई, इनकी एफिकेसी कितनी होगी? जो अभी वैक्सीन है उसके बराबर होगी या कुछ अलग एफिकेसी होगी? तो पहले तो मेरे को लगता है कि जो वैक्सीन एफिकेसी या प्रभावीपन है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि हमारी ये वैक्सीन 70% प्रभावी है या 80% प्रभावी है या 90% प्रभावी है, इसका मतलब ये होता है कि अगर वैक्सीन लग गई
तो वैक्सीन में कोविड की बीमारी होने की संभावना 70% तक कम हो जाएगी, 80% कम हो जाएगी। जो भी प्रभावी पन का जो परसेंटेज दिया जाता है, यानी कि बीमारी, और यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि बीमारी में और इन्फेक्शन में क्या अंतर होता है। मेरे शरीर में अगर विषाणु या कीटाणु या वायरस अंदर घुस जाए लेकिन बीमारी नहीं पैदा करता, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, वो उसको इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर लक्षण पैदा होने लगते हैं तो लक्षण वाला जो इन्फेक्शन होता है उसको बीमारी कहते हैं, डिजीज कहते हैं। तो जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो डिजीज को रोकती हैं। 70, 80, 90, 95% कोई भी वैक्सीन जो इस समय दुनिया में है, अब हमारे यहाँ स्पुतनिक है जिसको 90 और 90, 92, 93% के बारे में इसकी प्रभावीपन बताया जाता है। इसी तरीके से 70 से 80 के बीच में कोविशील्ड है, 80 के अराउंड जो है कोवैक्सीन है। इन सब का मतलब यह है कि ये बीमारी को उतने प्रतिशत तक रोकने में सक्षम है, नंबर 1। नंबर 2, जो गंभीर बीमारी है वो लगभग खत्म हो जाती है और मृत्यु की संभावना नगण्य हो जाती है। तो ये है, लेकिन इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा वो उसके बारे में मेरे ख्याल से ये बड़ा है कि इन्फेक्शन हो सकता है। अब रहा, अगर मेरी वैक्सीन की प्रभावीपन 80% है, इसका मतलब 20% लोगों में हल्का कोविड की बीमारी हो सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज कि वैक्सीन, जिस तरह की वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, चाहे कोई भी हो, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, और आगे आने वाली वैक्सीन भी, कि देखा गया है कि धीरे धीरे ये वैक्सीन इन्फेक्शन को एक से दूसरे जाने में भी रोकती हैं। 30, 40%, 50% उसमें भी प्रभावी है। यानी कि अगर मेरे 60, 70% लोग हो जाते हैं तो वायरस को इधर उधर घूमने में परेशानी होगी, वायरस का प्रसार होने में तकलीफ होगी। तो मैं अपने श्रोताओं से ये चाहूंगा कि उनकी समझ में यह आए कि जब मैं एफिकेसी की बात करता हूँ उसमें इन्फेक्शन को अलग रखना है। इन्फेक्शन जरूर हो सकता है लेकिन बीमारी होने की संभावना उतने % कम हो जाती है, और कोई भी वैक्सीन ली जाए मृत्यु की संभावना और गंभीर बीमारी होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, आप हॉस्पिटलाइज नहीं होते। और यही कारण है कि हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किया है कि 45 साल से ऊपर वालों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाए। क्योंकि अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे, अपनी रिश्तेदारी में, परिवार में, अगर हॉस्पिटल में कोई दाखिल हुआ है या मृत्यु दुर्भाग्य से हुई है, ज्यादातर ये बड़ी उम्र के लोगों में होता है। तो कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जब अगर हम इनको कर लेते हैं तो हमारी मृत्यु और स्वास्थ्य सेवाओं पे प्रभाव कम से कम पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी बताया कि किन स्थिति में क्या हो सकता है, सरकार लगातार वैक्सीन लगाने के लिए कह रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी गलत जानकारी है जो कि सर्कुलेट हो रही है, और मैं ये चाह रहा हूं कि उस पर भी आप थोड़ा सा लोगों को सही जानकारी दें कि अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो किस तरह के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, और अगर आते भी हैं तो उस स्थिति में क्या ऑप्शन हम लोगों के पास है। तो जो मेरे को पिछले कुछ दिनों से जो समझ आ रहा है, वो जो पिछले कुछ दिनों से मैं कई उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में, अंचलों में रहा और लोगों से शहरी क्षेत्रों में भी बातचीत की है, ये जानने का प्रयास करना कि ये सारा मसला जो वैक्सीन की एक्सेप्टेंस और हेसिटेंसी का इशू है, ये कितना जटिल है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बहुत सारे लोग, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, कोरोना के अस्तित्व को ही कई बार उस पर उंगली उठाई जाती है कि कोरोना नाम की क्या बीमारी है, ये तो हल्का सा बुखार वगैरह है। लेकिन तो पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि आमतौर पे ज्यादातर ये बहुत हल्की बीमारी है, लेकिन जिस दिन ये गंभीर रूप ले लेती है उस दिन 2 नुकसान होते हैं। एक तो आपके जो पैसे हैं, ये बहुत पैसा लग जाता है, और दूसरा जान को खतरा भी काफी ज्यादा होता है। इसलिए ये बीमारी को हल्के में लेना गलत है, और ये बड़ी एक उत्साहजनक बात है कि हमारे पास इससे बचाव का टीका उपलब्ध है। दूसरी चीज,
कि हमारे पास जो मुख्य चीज है, जो टीका उपलब्ध हो जाता है तो उसमें लगवाने के मन में कई शंकाएं हैं। तो पहले तो ये जानने की हम सबको अच्छी तरीके से विश्वास होना चाहिए कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। जो भी वैक्सीन इस देश में लाई जाएगी, ये आपको विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी पूरी ठोक बजा करके जांच की जाती है कि वो सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन स्वस्थ व्यक्तियों को दी जाती है और कभी नहीं ऐसी कोई वैक्सीन नहीं लाई जाएगी जो हमारे लिए हानिकारक हो। अब रहा साइड इफेक्ट की, करीब करीब सभी वैक्सीन, जो भी वैक्सीन दी जाती हैं, उसमें हल्का सा बुखार 1-2 दिन के लिए, जहां इंजेक्शन लगाया गया वहां दर्द होना, हाथ में थोड़ा दर्द होना, ये 1 या 2 दिन का मसला है, इससे ज्यादा परेशानी नहीं होती है। और ये आपने देखा होगा कई बार बच्चों को हम डांट डूंट करके चुप करा देते हैं, उनको भी जब डीपीटी वाला टीका लगाया जाता है तो उसको भी बुखार होता है, उसकी भी सूजन हो जाती है, लेकिन वहां पर वो बच्चा दुखी हो रहा होता है, लेकिन बड़ा सोचता है कि नहीं ये इसके लिए जरूरी है। अब हमारे बड़ों के लिए, वयस्कों के लिए ये जिम्मेदारी आई है कि जो हल्का सा बुखार और दर्द है उसको सह लें, वो उनके लिए अच्छा है, उनके परिवार के लिए अच्छा है और समाज के लिए तो अच्छा है। जी डॉक्टर साहब, इसी को लेकर के बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार नहीं आया तो क्या इसका मतलब ये है कि वैक्सीन का असर नहीं हुआ? क्या बुखार आना जरूरी होता है? नहीं, बुखार जो है 20 से 30% लोगों को आता है, और ये भी बड़े मजे की बात है, पहली डोज में आया, दूसरी डोज में नहीं आया, दूसरी डोज में आया, पहली डोज में नहीं लगा। तो कुल मिलाकर के ये एक वेरिएबल है, इसके बारे में एक अनुमान लगाना या प्रिडिक्ट करना मुश्किल है एक व्यक्ति को कि अगर जो है अश्वनी जी को आज कोई टीका लगाया जाएगा, उनको आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता। और मेरे को दूसरा टीका लगाने के पहले वाले में आया था, दूसरे में लगने पे आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि हरे और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको पहला और दूसरा दोनों टीके लगाने के बाद कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीका प्रभावी नहीं है। टीका अपना काम कर रहा है, हर एक शरीर एक दूसरे शरीर से अलग होता है और उसका जो एक रिएक्शन है और जो दवाई का प्रभाव है उसमें भी फर्क आता है, तो इस वजह से ये जरूरी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, ऐसी ही एक बात और है और मैं ये चाहता हूं कि आप इस पर भी लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दें। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना का संक्रमण हो रहा है, देखने में आ रहा है। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे में वैक्सीन लेने से फायदा क्या, संक्रमण तो हो ही रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी को बताने का प्रयास किया है और बहुत अच्छा हुआ कि उस समय ये वाली बात हुई, और अब मैं उस बात को कि दोनों टीका लगाने के बाद भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि आप को जो है बीमारी बहुत हल्की होगी और बीमारी के गंभीर होने की संभावना या मृत्यु की संभावना प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है। और एक चीज और भी है, इसी वजह से कहा जाता है, सबको विनम्र निवेदन किया जाता है कि टीका लगने के बाद भी कोरोना के अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोरोना के लिए उचित व्यवहार है, उसको मेंटेन करना है, क्योंकि आप वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, वायरस आपके थ्रू पास होकर के दूसरे को जा सकता है, आपके परिवार में। तो इसलिए कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसके बाद भी जरूरी है इसी वजह से। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आज अगर जो हमारे करीब 14-15 करोड़ बुजुर्ग, जो ज्यादा उम्र वाले 45 साल से ऊपर वाले लोगों को जो टीका लगा हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता वो टीका नहीं होता तो मृत्यु का आंकड़ा और अस्पतालों की हालत, उसका जो है इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमने जो ये दूसरी लहर को एक तरीके से पार किया है, करीब करीब खत्म हो चुकी है, मतलब ढलान की तरफ है, खत्म तो नहीं हुई है, तो उसमें और भी ज्यादा हमारे लिए दुखदायी होता है और वो उसका सारा श्रेय टीके पे जाता है।
जी डॉक्टर साहब, ये बात तो शायद ज्यादातर लोग जानते होंगे कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी बनने लगती है। ये चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो एंटीबॉडी बनती है ये कब तक शरीर में रहती है, और क्या एक समय के बाद हमें बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत पड़ेगी? तो इसमें दो तीन चीजें हैं और ये लोगों के मन में बहुत संशय से पैदा कर रही हैं, क्योंकि कई जी लोग जाकर के एंटीबॉडी करा लेते हैं और एंटीबॉडी में कहीं ऊंच नीच दिखाई देती है, वो परेशानी पैदा करती है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी टीका लगाया जा रहा है उसकी प्रतिरोधक क्षमता एक प्रकट में या ऑब्वियस जो उसका कंपोनेंट है वो होता है, जो एंटीबॉडी के रूप में होता है, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम नाप सकते हैं। एक अदृश्य प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा होती है जिसको हम टी सेल कहते हैं, और टी सेल की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसके अंदर याददाश्त भी होती है। बाहर से जैसे ही ये बदमाश वायरस अंदर घुसने की कोशिश करेगा, चारों तरफ अलर्ट हो जाता है और उसके वायरस के अगेंस्ट जो कुछ भी कार्रवाई करनी होती है वो करना शुरू की जाती है। तो एंटीबॉडीज ही केवल एक हमारी प्रतिरोधक क्षमता का निशानी नहीं है, दूसरा भी है। तो पहली चीज तो है कि एंटीबॉडी पे ज्यादा मतलब उसको देख करके परेशान होना वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज, आपने सवाल ये होना चाहिए कि अगर मैंने दोनों टीके लगवा लिए तो प्रतिरोधक क्षमता कितने दिन तक रहेगी, वो ज्यादा सही सवाल है। और उसका आंसर ये है, अभी तक क्योंकि बीमारी कुल 1.25 साल 1.5 साल पुरानी बीमारी है, छोटा सा वक्फा हुआ है, वैक्सीन लगते हुए लोगों को अब करीब 6 महीने हुए हैं, और ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन से बचाव कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर तक तो हर वैक्सीन से इतना बचाव तो होता ही है। लेकिन जैसे जैसे समय और बीतेगा तो बेहतर तरीके से पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास कई चीजें नापने लायक है नहीं। जैसे मैंने बताया कि जो अदृश्य वाला प्रतिरोधक शक्ति है टी सेल, उसको ठीक से नापने की क्षमता नहीं है हमारे पास। तो इसकी वजह से ये देखना आगे होगा कि भाई जिनको टीका लगाया है वो कब तक गंभीर बीमारी से बचे रहते हैं, कब तक मृत्यु होने की संभावना उनमें बहुत कम रहती है। तो ये समय के साथ पता चलेगा, लेकिन कम से कम 6 और 12 महीने के बीच में हर एक व्यक्ति अच्छी तरीके से सुरक्षित रहता है। जी, लेकिन किसी को ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडी बनी या नहीं? बिल्कुल ही, ये आपके मन में एक बेकार की हलचल पैदा करती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और उसको इंटरप्रेट करना, अगर मैंने दोनों टीके लगवाए हुए हैं, मैं अपना कराऊं और मेरे को कोई एंटीबॉडी नहीं मिली, तो फिर तो मेरे को नींद आना बंद हो जाएगी, मेरे को लगेगा पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मेरे को दोनों टीके लग चुके हैं, उसके बाद दुर्भाग्य से मेरे को इन्फेक्शन भी हुआ, लेकिन बहुत ही माइल्ड, मुश्किल से 2 या 3 दिन हल्का सा बुखार रहा, और मैंने काम करना बंद एक दिन भी नहीं किया। और वो जबकि मेरी उम्र जो है 65 साल से ऊपर है, उसके बावजूद भी मेरे को गंभीर बीमारी नहीं हुई, और इसका सारा श्रेय इस वैक्सीन को जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक बार जो वैक्सीन हमने लगवा ली तो क्या अब बाकी की उम्र उसी कंपनी की वैक्सीन लगवानी होगी, या कभी जब बूस्टर लगवाना होगा तो उसी कंपनी की लगवानी होगी, या फिर साल या 2 साल बाद ऐसा भी होगा कि हम किसी दूसरी कंपनी की वैक्सीन भी लगवा सकते होंगे? हाँ, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कंपनी की जगह हम प्लेटफॉर्म की बात करें, क्योंकि ये ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत पहले नहीं हुआ है कि एक ही बीमारी के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे टीका बनाया गया, वैक्सीन बनाई गई है, और वो बनाने का तरीका अलग है, तो उनका शरीर पर जो प्रभाव होता है वो भी अलग तरीके से होता है। और ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसको कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, यानी कि एक डोज आपने एक वैक्सीन की लगवा ली, दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन की लगवा ली, या प्राइमरी 2 डोजेज एक की लगाई और बाद में जो बूस्टर है वो हम किसी और वैक्सीन प्लेटफॉर्म की वैक्सीन का लगा लें। तो फॉर एग्जांपल, मैंने कोविशील्ड की पहले दोनों डोज लगवा ली और बूस्टर मैंने कोवैक्सीन का कर लिया, या मैंने 2 स्पुतनिक की लगाई और तीसरा मैंने
mRNA DNA की वैक्सीन का लगा लिया। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच होता है और इसके लिए ये बहुत सघन, बहुत इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक प्रश्न है। इनका जवाब ढूंढने की तैयारी की जा रही है और इस देश में भी खास तौर पे, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि हम विल बी वन ऑफ दोज रेयर कंट्रीज जिसमें बहुत सारी वैक्सीन एक साथ इस्तेमाल हो रही होगी। तो हम लोगों के लिए ये और भी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की जो इंटरचेंजेबिलिटी करी जाती है उसके 3 मकसद होते हैं। नंबर 1 कि अगर इसकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर की जा सके, 2 कि इसमें प्रोग्रामेटिक ईज हो जाए, मतलब प्रोग्राम में देने में सुविधा हो, तीसरा कि भाई सेफ्टी प्रोफाइल एक का ए होता है दूसरे का बी है, ऐसा तो नहीं है ए और बी मर के गुणा हो जाए, बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरी चीज है। और चौथी चीज, एक चीज और देखनी होती है कि ये जो इंटरचेंजेबिलिटी है इसका वैक्सीन की कमी से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी। कई लोगों के मन में होता है कि वैक्सीन की कमी है इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अच्छा ये नहीं है तो ये दे दो ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें जो इंटरचेंजेबिलिटी है, जो मैं नंबर 1 वैक्सीन दूंगा तो मेरे को नंबर 1 वही देनी पड़ेगी, नंबर 2 जो दूंगा वो नंबर 2 ही देनी पड़ेगी, और उसके बीच का जो इंटरवल है उसको वैसे ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जब आप 2 तरह की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें वैक्सीन की कमी का कोई लेना देना नहीं। जी डॉक्टर साहब, इसी मिक्स एंड मैच पे कुछ देशों में रिसर्चेस हुई भी हैं, क्या भारत में भी ऐसी कोई रिसर्च हो रही है या होने वाली है? भारत में बिल्कुल इस तरह की हमें रिसर्च की बहुत ज़रूरत है और पूरा प्रयास करा जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में इस तरह की कई रिसर्चेस को किया जाए और इस तरीके से किया है कि प्रोग्राम सेटिंग के अंदर ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो प्रतिरोधक क्षमता है, दूसरी कार्यक्रम की एक सुगमता भी बने रहनी चाहिए, और तीसरा कि उसकी सुरक्षा बनी रहे। तो ये तीनों कारण के लिए हमें प्रोग्राम के अंदर एम्बेड करके इन स्टडीज को करना है और पूरा प्रयास किया जा रहा है अगले कुछ हफ्तों में इस तरह की स्टडीज को प्रारंभ किया जा सके जी। और जैसे जैसे नई वैक्सीन आएंगी तो उन वैक्सीन के लिए भी इस तरीके का प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए अभी वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, इस पर अभी क्या कुछ काम चल रहा है और कब तक ऐसी संभावना हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों के लिए कोई वैक्सीन आ जाएगी? वैक्सीन अभी अभी मैं एम्स में ही था थोड़ी देर पहले, वहाँ पर बच्चों पे जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है और कुछ बच्चों को मेरे सामने वैक्सीन दी जा रही थी। तो बच्चों पे 2 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों के जो बच्चे हैं उनमें कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। कई पूरे कंट्री में बहुत सारे सेंटर हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 3 महीने या 4 महीने में, सितंबर अक्टूबर तक हमें उसके परिणाम मिल जाने चाहिए, जिससे कि इस साल की आखिरी जो तिमाही है उसमें बच्चों को भी शामिल किया जा सके। बच्चों को भी वैक्सीन देना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे इन्फेक्ट तो हो जाते हैं लेकिन ईश्वर की कृपा रहती है, उनमें बीमारी कम होती है या बहुत हल्की होती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर बीमारी के लक्षण बहुत कम होते हैं। लेकिन इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन दूसरों को फैलाते भी है। तो इसलिए जो है उनको, बच्चों को भी जो है उम्मीद है कि साल के आखिर तक ये वैज्ञानिक ट्रायल चल रहे हैं, इनके जैसे ही परिणाम मिलते हैं उसके बाद उन बच्चों को भी दिया जा सके। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी सवाल मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि अश्विनी जी, एक बात जो रह गई है वैक्सीन से संबंधित मन में जो संशय है, मेरे को लगता है कि उसके बारे में भी मेंशन करना चाहिए, और वो ये है कि कई लोगों को लगता है कि वैक्सीन से नपुंसकता हो जाती है। ये एक भ्रांति फैली हुई है और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई नई वैक्सीन लाई गई है, और हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है पोलियो का, तो पोलियो की जब वैक्सीन पूरे उसमें दी गई, पूरे देश में और दुनिया में दी गई, उस समय भी ये एक इस प्रकार का एक अफवाह फैली और मिस इन्फॉर्मेशन थी कि जी ये बच्चों को नपुंसक बनाती है। तो ये एक
एक तरीके का एंटी वैक्सीन के जो लोग हैं इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। सारे वैक्सीन्स ये जितने भी हैं इन पे बहुत बहुत सघन इन पे वैज्ञानिक शोध होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का साइड इफेक्ट या प्रभाव किसी भी वैक्सीन का नहीं है। मैं सभी को पूर्णतः आश्वस्त कराना चाहता हूं कि ऐसी ये जो इस तरह की बातें हैं ये बरगलाने वाली बात है। जो मुख्य मुद्दा है कि भाई कोविड से, कोरोना से हमें अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को और मेरे खुद को बचाना है, उससे मुद्दे को भटकाने वाली बात है और सभी को आगे बढ़ करके आके वैक्सीन लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और मुझे लगता है कि लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर जो कंफ्यूजन होगी वो जरूर दूर हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा इस खास कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया साइंस चैनल पर विज्ञान से जुड़ी विश्वसनीय जानकारियां लगातार हम लोग देते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।